नमस्कार। सानिध्य लंदन के संवाद में आप सभी का स्वागत है। कोविड काल के दौरान इस आभासी श्रृंखला की ये 33वीं कड़ी है, जो कोविड काल के समय शुरू किया गया था। एक विराम के बाद इसे एक बार फिर शुरू कर रहे हैं और ये आगाज पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसे प्रख्यात सिनेकार, संवाद पटकथाकार, अभिनेता और सांस्कृतिक कर्मी के संवाद के साथ प्रारंभ हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सानिध्य के साथ डॉक्टर द्विवेदी का रिश्ता एक प्रकार से दशकों पुराना है। वर्ष 2009 में साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन ने डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कल्चरल कैटलिस्ट सम्मान से सम्मानित किया था। लंदन के नेहरू सेंटर में एक अंतरंग संवाद के अलावा उन्होंने सिनेमा और साहित्य पर व्याख्यान भी दिया था। डॉक्टरी छोड़कर सिनेकर्म और सांस्कृतिक कर्म में लगे द्विवेदी जी विशेष रूप से अपने टेलीविजन धारावाहिक चाणक्य से लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंचे और अपनी चाणक्य की भूमिका की वजह से चाणक्य के एक तरह से मानो पर्याय बन गए। कुछ मित्र हैं जो कई बार नाम याद नहीं आता है तो केवल ये कह देते हैं वही चाणक्य। डॉक्टर साहब की दूसरी उल्लेखनीय कृति अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित वर्ष 2003 में बनी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म पिंजर मानी जाती है, जिसे विभाजन की त्रासदी पर बनी भारत की श्रेष्ठतम फिल्मों में आप गिन सकते हैं। 1996 में डॉक्टर साहब ने दानवीर कर्ण के कथानक पर मृत्युंजय नाम का धारावाहिक बनाया था और 2012 में शायद बहुचर्चित धारावाहिक उपनिषद गंगा का निर्देशन भी किया था। उसके बाद 2014 में उनकी फिल्म Z+ और 2018 में काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित फिल्म मोहल्ला 80 काफी चर्चित रही हैं। इसी माह रिलीज हुई उनकी नवीनतम ऐतिहासिक फिल्म सम्राट पृथ्वीराज इस समय चर्चा में है, जिसे लेकर हम संवाद के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के इस संवाद में सानिध्य और साउथ एशिया सिनेमा फाउंडेशन के निदेशक, फिल्म इतिहासकार और डॉक्यूमेंट्री सिनेकार ललित मोहन जोशी उनसे इसी फिल्म पर बातचीत करेंगे। ललित जी BBC हिंदी में मेरे सहयोगी रहे हैं। उनकी 2006 में बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बियॉन्ड पार्टीशन MS सत्यू, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसे सिनेकारों की भारत के विभाजन पर बनी दक्षिण एशियाई फिल्मों का विश्लेषण करती है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी और ललित मोहन जोशी जी, संवाद के लिए आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवकांत जी, इतने अच्छे परिचय के लिए। और मैं ये कह देना चाहता हूं, जैसे आप लोगों को मालूम है कि इस पूरे सत्र की अध्यक्षता शिवकांत जी कर रहे हैं और शिवकांत जी सानिध्य के भी अध्यक्ष हैं। और आप सभी लोगों का, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इसमें लंदन से और देशों से और भारत से, खासतौर से कई राज्यों से लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, बिना समय गंवाए मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। तो पहला सवाल एक स्वाभाविक सवाल, बजाय कि हम सीधे पृथ्वीराज पर जाएं, मैं एक ऐसा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आपने, जैसे हमने देखा है, अपनी रचनात्मक यात्रा शुरुआत से ही भारतीय संस्कृति, भारत के प्राचीन इतिहास और भारत के पौराणिक इतिहास पर खासतौर से आपने ध्यान दिया है। और ये लगातार, हालांकि आपने अन्य विषयों पर भी फिल्में बनाई हैं, पर ये कमोबेश एक तरह से कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस पे फिल्में बनाई हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या कोई आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से, या कोई जीवन में घटना की वजह से, या आपकी अपनी प्रवृत्ति की वजह से है? इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? जी, मेरी मंशा बहुत अच्छी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में संस्कृत साहित्य हमेशा से
विद्यमान रहा है, क्योंकि मेरे पिता संस्कृत के प्रोफेसर थे, व्याकरणाचार्य थे। इसलिए संस्कृत साहित्य की कई कृतियां मैंने बचपन में ही देख ली थी, पढ़ ली थी। मेरे बड़े भाई साहब का भी संबंध साहित्य से था, वो भी एमए हिंदी साहित्य को लेके कर रहे, तो कामायनी मैंने 8वीं कक्षा में जब मैं था तब मैंने पढ़ ली थी। लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये मेरी प्रवृत्ति का हिस्सा है, क्योंकि मुझे उस संसार को रचने में बड़ी रुचि नहीं होती जो आपके और मेरे अनुभव का हिस्सा है। मेरे कहने का तात्पर्य, मुझे वर्तमान को रचने में बहुत रुचि नहीं होती। मैं हमेशा एक ऐसे युग में जाना चाहता हूं जो आपने और मैंने नहीं देखा है, और उपलब्ध स्रोतों के आधार पर मैं कोशिश करता हूं कि एक ऐसे युग की रचना करूं जो आपको वास्तविक लगे, जो आप लोगों के संज्ञान में अभी तक आया नहीं है। 2019 में भी मैंने एक काम किया है, गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में प्रशासन, और यह मैंने वैदिक काल से वर्धन काल तक किया, जिसमें वैदिक काल, रामायण का काल, महाभारत का काल, मौर्य काल, महाजनपद का काल। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरी वो यात्रा चाणक्य से जो शुरू हुई है, कई बार मैं समझता हूँ कि Z+ और मोहल्ला 80 को मैं अपवाद मानता हूँ। वो मैंने इसलिए भी बनाई थी कि स्थितियां मेरे लिए उस समय बहुत अनुकूल नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के कामों को करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आपको राशि चाहिए होती है, धन चाहिए होता है, और हर बार वो मुहैया हो, या लोगों को भारत के पौराणिक आख्यानों में उतना विश्वास भी नहीं है। आप टीवी पर उसको बहुत देख रहे होंगे, लेकिन सिनेमा में अब जाकर बाहुबली की बड़ी सफलता के बाद लोगों को इसमें रुचि जागी है कि हम इन आख्यानों को लेकर दुनिया तक पहुंचे, संसार तक पहुंचे। तो मेरी ये वृत्ति है, मैं इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। जी, डॉक्टर साहब, आपकी जो मौजूदा फिल्म है उससे आने के पहले एक जरा सा मैं ये कहने के लिए बहुत आतुर हूँ कि ये जैसे कहते हैं कि आपका कुछ ग्रह ऐसा है कि जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो उसके आकलन के पहले ही लोग आपके काम पे जजमेंट देने लगते हैं। जो चाणक्य में भी इस तरह की बातें उठी हैं कि वो एक दक्षिणपंथी है, जी। और जब आपकी पिंजर आई, जो कि मेरी प्रिय फिल्म है, यहाँ तक कि कुछ फिल्मकारों ने भी आपकी इस फिल्म को दक्षिणपंथी कहा। तो ये जो आपको इस तरह के जो स्वागत मिलते हैं, ये क्यों ऐसा होता है आपके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वीराज को लेकर ही मैं कहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पृथ्वीराज आने के पहले ही एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयत्न हुआ कि ये हिंदू राष्ट्रवादी या भाजपा समर्थित फिल्म है। ये योगानुयोग है कि जिस समय मैंने चाणक्य बनाया था, उस समय भी श्री लाल कृष्ण अडवाणी से मेरी मुलाकात रही, उनसे मेरी भेंट रही, और वो मेरे सेट पर आए थे। और मुझे याद है उस दिन अलेक्जेंडर और पोरस की मीटिंग का दृश्य फिल्म आ रहा था। और इस बार भी ऐसा हुआ कि 1 तारीख को भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने ये फिल्म देखी। उसके एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिल्म देखी, और उसके बाद माननीय मोहन भागवत जी ने देखी। तो देश में इस प्रकार का विचार चल पड़ा कि ये बीजेपी समर्पित फिल्म है, और इसका विरोध करना उन लोगों के लिए बहुत स्वाभाविक और कर्तव्य हो जाता है जो आम तौर पर भारत के इतिहास का, और भारत के उस इतिहास का जिसको मैं प्राचीन कालीन भारत मानता हूं, या उस इतिहास को जो मुगल काल के प्रारंभ का इतिहास है। तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि वो मेरा विरोध क्यों करते हैं। उस कारण से कई बार आर्थिक नुकसान होता है, कई बार प्रतिष्ठा को भी नुकसान होता है, परंतु जैसा आपने कहा कि मैं इस प्रकार के कुछ योग और ग्रह लेकर पैदा हुआ हूं कि इस प्रकार के विरोधों का मुझे सामना करना पड़ता है। पर ये कोई ऐसा तो नहीं है कि जो भी सत्ता में है उनको पहली बार बीजेपी के शासनकाल में फिल्में दिखाई जा रही है। अगर आप इतिहास को देखें, थोड़ा बहुत मैंने फिल्म इतिहास पढ़ा है, तो ये तो अगर शुरुआत करें विजय भट्ट से, मेरा एक लंबा साक्षात्कार था बीबीसी के लिए, उसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि जब उन्होंने राम राज्य बनाई थी तो
महात्मा गांधी को उन्होंने जाहिर है उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, पत्र लिखा कि वो जी चाहेंगे कि महात्मा गांधी उनकी फिल्म को आगे देखें। तो महादेव देसाई जो उनके जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने उनसे कहा कि बापू आएंगे, 15 मिनट देखेंगे फिल्म को और उनको रोका नहीं जाए। तो उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग की गई और महात्मा गांधी ने उस फिल्म को देखा, रामराज को, और उसके बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मैं ये पूरी फिल्म देखूंगा। तो उन्होंने पूरी फिल्म देखी। ये बात उन्हीं के मुंह से मैंने सुनी। और उसके बाद महबूब खान की जब मदर इंडिया बन रही थी तो नेहरू जी को ये फिल्म दिखाई गई और इंदिरा गांधी ने भी इस तरह की फिल्म देखी। तो ये कोई नई चीज तो नहीं है। तो ये तो एक तरह से नई चीज नहीं। हाँ, तो ये केवल ऐसा जो भी सत्ता में होगा उसको अगर कोई फिल्मकार अपनी फिल्म दिखाना चाहे तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं और देखना भी चाहिए। मैं तो इसलिए भी मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के सूचना प्रसारण मंत्री तक को ये देखनी चाहिए कि इन फिल्मों के माध्यम से समाज क्या सोच रहा है, समाज की क्या अभिलाषा है, समाज की क्या दिशा है, वो पता चलती है। और मेरा ये मानना है कि मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि लेनिन भी अपने समय में फिल्म देखते थे ताकि उसकी पृष्ठभूमि को तय किया जा सके कि किस प्रकार की फिल्मों का समर्थन किया जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसका उद्देश्य ही था कि जो सार्थक फिल्में हैं, जो सामाजिक फिल्में हैं, जो सामाजिक सरोकार रखती हैं, ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन दे। सरकार स्वयं प्रोत्साहन देती है। मुझे याद है शहीद जो मेरे ससुर जी की फिल्म थी जिसमें श्री मनोज कुमार थे, वह लाल बहादुर शास्त्री ने देखी थी। बिल्कुल। और उसी समय से राष्ट्रीय एकता के पुरस्कार का प्रारंभ ही हुआ। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब जब कभी बीजेपी के शासन में इस प्रकार से कुछ होता है तो हमारे यहाँ समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसको इस बात पर आपत्ति और इस बात को लेकर एक आंदोलन खड़ा कर देता है कि चाणक्य के समय भी यही हुआ था कि ये धारावाहिक जो है वो भाजपा समर्थित है। जो भी मैंने काम किया, पिंजर भी जब मैंने की तब भी लोगों को, जो आपने कहा कि दक्षिणपंथी, और उसमें कई फिल्मकारों ने जाके आलोचना लिखी जो आमतौर पर भारत में आप नहीं देखते कि जो फिल्मकार है वो किसी फिल्म की आलोचना, और वो भी पहले पृष्ठ पर उनको लिखने का स्थान दिया गया। तो मैं इसे सौभाग्य समझता हूं मेरा कि मेरे आलोचक जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में। आपको मैं बता दूं कि उस समय भी आर चंपक लक्ष्मी, रोमिला थापर, श्री अरविंद दास जैसे जो चिंतक है, और मैं उनकी प्रतिभा पर बिल्कुल संदेह नहीं करता, मैं उनके इतिहास बोध, इतिहास ज्ञान पर मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन चाणक्य को लेकर जो उनके प्रश्न थे, मैंने उनसे कहा भी था कि आप अदालत में मुझे चुनौती दें, वहां मैं उत्तर दूंगा तो वो रेखांकित हो जाएंगे अदालत में और एक निर्णय मिलेगा। लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं हुआ था। और मैं अभी भी लोगों से कहता हूं कि जिस किसी को ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज में मैंने इतिहास का विकृतीकरण किया है, सबसे पहली बात मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं कि मेरी फिल्म का आधार पृथ्वीराज रासो है, और रासो इतिहास है या नहीं है इस पर दोनों मत है। एक ऐसा समुदाय जो इतिहास, रासो को बिल्कुल इतिहास नहीं मानता, एक ऐसा वर्ग है जो इतिहास मानता है, परंतु ये फिल्मकार की जिम्मेदारी नहीं है। मेरा ये मानना है कि रासो से प्रेरणा लेकर मैंने एक फिल्म बनाई। और मजेदार बात शायद आपको ध्यान में भी हो कि भारत एक खोज जो श्री श्याम बेनेगल ने बनाई थी, उसमें सल्तनत काल और पृथ्वीराज रासो पर प्रकरण है। मेरे ख्याल से ये जिसमें है, ये एपिसोड भी उसमें था। तो जी ये एपिसोड में है और यही कहानी है, यही कहानी है रासो से ली हुई। और बड़ी इसमें जो मजेदार बात यह है कि उस समय इसके स्क्रिप्ट के परामर्शदाता, स्क्रिप्ट कंसल्टेंट जिसको हम कहते हैं, उनमें श्री इरफान हबीब साहब भी हैं, आर चंपक लक्ष्मी हैं, श्री आर एस शर्मा है, और ऐसे बड़े ख्यात नाम जिनका सीधा संबंध जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है। यहाँ तक कि उस समय एमसी जोशी जो भारत के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उस समय किसी भी व्यक्ति को रासो के इस तथ्य पर आपत्ति नहीं थी। मुझे याद है सन ये रहा है 1989, 88, हाँ। और उसी कहानी पर 2022 में फिल्म बनती है और अचानक सब लोग उठ जाते हैं कि नहीं नहीं ये तथ्य झूठा है। और मैंने लोगों से कहा कि कृपया आप लोग रासो नाम की पुस्तक तो देखें,
और रासों की एक पांडुलिपि नहीं है, रासों के कई संस्करण है। मेरे पास 2 संस्करण यहाँ पड़े हैं जो दोनों संस्करण अलग हैं। ललित जी, मजेदार बात यह है कि जो राजस्थान का संस्करण है वो तराई के अंतिम युद्ध पर, मैं अंतिम इसलिए कह रहा हूं कि तराई का युद्ध 2 बार हुआ, तराई का युद्ध 7 बार हुआ, तराई का युद्ध 17 बार हुआ, तराई का युद्ध 21 बार हुआ। 2 से ये संख्या 21 तक जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि 2 बार हुआ। जो संस्कृत साहित्य में जहां जहां पृथ्वीराज चरित्र है उसमें उसकी संख्या अलग है। तो राजस्थान में जो कविवर मोहन सिंह जी ने इसका अनुवाद किया है उसमें तराई के अंतिम युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज का बलिदान होता है, उनकी मृत्यु होती है। उसमें यह कथा है ही नहीं कि उसके बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, वहां उनको अंधा बनाया गया और वहां शब्द वेदी भाण के द्वारा उन्होंने गोरी की हत्या की। ये प्रकरण है ही नहीं। ये भाग 4 है। ये इसके अंत को अगर आप देखेंगे, पृथ्वीराज रासो आप देख रहे हैं कि कविराव मोहन सिंह है और इसके मैं अंतिम पृष्ठ पर जा रहा हूं जहां पर यहाँ पर पृथ्वीराज की मृत्यु का वर्णन है। और यही नहीं, यहाँ पर संयोगिता के सती होने का भी वर्णन है। संयोगिता और प्रथा कुमारी, ये भाग 4 का 524वां पृष्ठ है। संयोगिता और प्रथा कुमारी यानी पृथ्वीराज की बहन, अपने स्वामियों की मृत्यु सुनकर, उन्हें पृथ्वीराज की और समर सिंह की मृत्यु सुनकर सती होने के लिए तैयार हुई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रासो का ये जो हिस्सा है वो ये मानता ही नहीं है कि उसके बाद शब्द वेदी बाण पर पृथ्वीराज ने गोरी को मारा। और ये जो संस्करण आप देख रहे हैं ये नागरी प्रचारणी का संस्करण है। नागरी प्रचारणी के इस संस्करण को का जो अनुवाद किया है, संपादक जो है वो विष्णुलाल पंड्या जी हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी हैं। और इस पांडुलिपि के संस्करण में आप देखते हैं कि पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया। और मजेदार बात आपको मैं बताता हूँ, एशियाटिक बंगाल सोसाइटी ऑफ जो बंगाल थी, पहले वो पृथ्वीराज रासो को एक ऐतिहासिक ग्रंथ मानकर इसका प्रकाशन करती थी। लेकिन एक समय ऐसा है जब इस बात पर विवाद हुआ तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसका प्रकाशन रोक दिया और इस पर इतिहासकारों में बहुत चर्चा हुई। और उसके बाद नागरी प्रचारणी समिति और लोगों ने देश में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। मेरा कहना है कि इसमें इतिहास कितना है ये इतिहासकारों को निर्णय करना है। मैंने पृथ्वीराज रासो, जिसको हम महाकाव्य मानते हैं, उस महाकाव्य के आधार पर एक कथा रची और इस देश में पृथ्वीराज के चरित्र को लेकर जो जो भी सिनेमा बना है, वो चाहे 1931 में बना हो या उसके बाद में बना हो, या जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की मैं बात करता हूँ, भारत एक खोज की मैं बात करता हूँ, या एक एपिक चैनल आपने सुना होगा, उस पर भी जो प्रकरण बने हैं वे सारी की सारी कथाएं पृथ्वीराज रासो से ही प्रेरित होकर बनाई गई है। लेकिन जब श्री श्याम बेनेगल या दूसरे व्यक्ति करते हैं तो वो सच्चा निरूपण है रासो का, और जब चंद्र प्रकाश द्विवेदी करता है तो वो हिंदूवादी निरूपण हो जाता है, वो विकृत इतिहास हो जाता है, वो विकृत काव्य हो जाता है। ये समझ में नहीं आती है बात। कई लोगों ने, मैंने अभी देखा, जो स्वयं को इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज की 6 ऐतिहासिक भूलें, और ललित जी मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि उन लोगों ने पृथ्वीराज रासो को खोल भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इस प्रसंग से। 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चाहा। ये आख्यान भारत के मन में बसा हुआ है। हाँ, हम सभी लोग को याद है ये बात। सभी के मन में ये आख्यान बसा हुआ है, लेकिन कभी किसी ने इसकी चिकित्सा नहीं की। चिकित्सा इसलिए नहीं कि ये जो छंद है इसकी भाषा रासो की भाषा से अलग है, ये पिंगल नहीं है। और मजेदार बात यह है कि विंध्य सिंह चौहान नाम के मेरी तरह एक चिकित्सक थे जिन्होंने
पृथ्वीराज के इतिहास और चौहानों के इतिहास को खंगालने की कोशिश की, और वो इस बात के पीछे पड़ गए कि ये कहाँ लिखा हुआ है। आपको जान के ललित जी हैरानी होगी कि जो रासो पढ़ाते हैं वो भी इस बात को कहते हैं, लेकिन मैंने हाल में ही रासो पढ़ाने वाली एक विदुषी को फोन किया कि आपको ये कहाँ मिल गया, कृपया मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे 7 दिन का समय दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। 7 दिन के बाद मैंने उनको फिर फोन किया तो उन्होंने कहा कि रासो की किसी पांडुलिपि में ये नहीं है। और अमृत पुत्र नाम का आनंद कुमार जी का एक उपन्यास है, उसके प्राकथन में इन्होंने इसकी बड़ी चिकित्सा की है कि किस प्रकार से कुछ बातें समाज में प्रचलित हो जाती हैं जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। मजेदार बात यह है कि इस वर्ष या पिछले वर्ष डॉक्टर नरसिंह परदेसी नाम के एक सज्जन ने, एक इतिहासकार ने इस पर सामग्री एकत्र की। वो सामग्री भी मेरे सामने पड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इसका शीर्षक है पृथ्वीराज चौहान संदर्भ साधनों की चिकित्सा। इसमें क्या ये सच है 4 बांस 24 गज? किसी भी वैज्ञानिक को अगर ये बात कही जाए तो वो तुरंत कहेगा इसमें मेजरमेंट की यूनिट अलग अलग है। फिर गज शब्द की जो उत्पत्ति है, डॉक्टर नरसिंह परदेसी लिखते हैं कि 1515 में पहली बार सिकंदर लोदी के समय शुरू हुआ और बाद में अकबर के समय जाकर वो इलाही गज हुआ। गज शब्द 12वीं शताब्दी का शब्द ही नहीं है, रास्तों में इसका उल्लेख ही नहीं है, लेकिन भारत के जनमानस में या जो भी पृथ्वीराज की कथा को जानते हैं उनके मानस में इस तरह से बैठ गया है। और मुझे कई बार लगता है कि वो सारे वो कहानी देखना चाहते हैं जो उनके मन में है, वो उस कहानी को नहीं देखना चाह रहे हैं जो रासों में है। मैंने ये कोशिश की थी कि मैं रासों की वो प्रति लोगों के सामने ले आऊं जो उन्हें पता नहीं है। मैं इसी बिंदु पर एक दूसरे पहलू पर आता हूं, जो आपके ऊपर दूसरा आरोप है। आपने पहले की सफाई तो बहुत अच्छी पेश की और आपने मुझसे ये भी कहा कि आप हर रोज कम से कम 4 घंटे आप स्टडी करते हैं, भले आप फिल्म बना रहे हो चाहे नहीं बना रहे हो। और जो दूसरा आरोप है वो ये है कि आपकी जो पृथ्वीराज फिल्म है उसके संवादों में उर्दू के शब्दों का प्रयोग क्यों है। मैंने आपके जो संवाद है बहुत ही पसंद किया उस फिल्म का। मेरे हिसाब से बहुत ही सशक्त पक्ष है जो मोहम्मद गौरी का जो संवाद है, जो हमारे लिए जमीन का टुकड़ा है उनके लिए मादरे वतन है, जो हमारे लिए लूट है उनके लिए आबरू है, जो हमारे लिए महज पत्थर है उनके लिए खुदा है। हमें हर हाल में जंग जीतनी है, चाहे उसके लिए फरेब और मक्कारी भी क्यों न करनी पड़े। ये तो लेकिन ये आप यहाँ पर भी कई लोग ये शायद जानना चाहते हैं कि ऐसी खालिस उर्दू, कई लोग नहीं जी आप बताएं। और मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिख सकता हूँ। चाणक्य में वो लोगों ने देखा है। आप उसके लिए जाने जाते हैं? मैं जाना चाहता हूँ। और मजेदार बात मैं आपको कहता हूँ कि पीटर ब्रुक ने महाभारत पर 7 घंटे की एक सीरीज बनाई थी, अगर आपको याद हो, फिल्म बनाई थी 7 घंटे की महाभारत, और उसमें तमाम कलाकार विश्व के थे। उसमें हर प्रकार के, हर वर्ण के कलाकार थे और उसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगर मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, भाषा ये सिर्फ एक माध्यम है। जैसे कि मैं आता हूं, इस पर भी मैं आऊंगा, क्या भीष्म अंग्रेजी में बोलते हुए हम देख सकते हैं? हाँ, हमने देखा। अब मजेदार दूसरी बात कि कई लोगों ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, इस भाषा का अस्तित्व नहीं। तो अब उनके लिए मैं रासों से ही एक पढ़ता हूं। ये श्लोक मेरा नहीं है, ये श्लोक चंद बरदाई का ही है। चंद बरदाई लिखते हैं, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवम रसः षट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया। इसका अनुवाद जो किया है मोहन सिंह जी ने वो ये है, कवि कहता है कि मैंने इस ग्रंथ में सुक्तियां उच्च धर्म, राजनीति, नवरस, षड भाषा, पुराण की शैली को लिए हुए और कुरान अर्थात यवन भाषा युक्त वर्णन किया है। रासों में ही अगर आप देखें तो
तो जिन्हें हम विदेशी भाषा कहते हैं उसका खूब इस्तेमाल है। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, इसलिए कि ये मेरा सबमिशन है, तर्क नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास से बड़ा राम का भक्त हम अपने पिछले 400 साल में हमने नहीं देखा है। आपको जानकर कोई हैरानी भी नहीं होगी कि आपने उसको पढ़ा होगा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अरबी, फारसी, पंजाबी, मारवाड़ी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। वो लिखते हैं गरीब निवाज राम। अब मेरा एक प्रश्न है कि क्या गोस्वामी जी को संस्कृत नहीं आती थी? गोस्वामी जी को संस्कृत आती है, मंगलाचरण उस संस्कृत से प्रारंभ करते हैं, लेकिन उन्होंने अवधि में लिखी रामचरितमानस इसलिए कि लोक भोग्य हो, सबसे आसान जो भाषा हो वो लोगों को ले जाए। और मैं एक ये भी कहूंगा कि इसका संबंध सिर्फ भाषा से नहीं है, इसका संबंध स्वर से भी है कि कौन से वो स्वर आप उत्पन्न करें जो लोगों के मनों में बैठे हुए हैं। अब मैं एक मजेदार बात आपको, ये पुस्तक है तुलसीदास, डॉक्टर शिव गजरानी और डॉक्टर एस राम की। इसके खाली मैं आपको 2 कथन बताना चाहूंगा जो संस्कृत और भाषा के संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं। एक बात है 124वें पृष्ठ पर, मैं आ रहा हूं, आप लोग मेरी परीक्षा लीजिए। देखिए क्या क्या लिखा है। मालूम होता है आप पे केस चल रहा है। नहीं, मुझे तो आनंद आता है, इसी बहाने संवाद का मौका मिलता है। पंडित who questioned this preference for the common tongue, आपको पता होगा कि रामचरितमानस की भाषा पर उस समय के वाराणसी और अयोध्या के विद्वानों ने प्रश्न किया था कि कौन होते हैं गोस्वामी जी इसको अवधि में या भाषा या भाखा में लिखने वाले। पंडित who questioned this preference for the common tongue when they knew he was learned in pure Sanskrit language, ये गोस्वामी जी के लिए कह रहे हैं। Once he likened his work to an earthen vessel filled with ambrosia and compared the flowery unimportance of his Sanskrit writing contemporaries to jeweled cup filled with poison। यानी गोस्वामी जी अपने समय के वो जितने भी कवि जो उस समय संस्कृत भाषा में लिख रहे थे, इस पर इन्होंने क्या टिप्पणी की है। एक जगह मुझे याद है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि दूध काली गाय का हो या सफेद गाय का हो, दूध सफेद ही होगा और उसका गुण वही रहेगा। और एक बड़े मजेदार बात मैं आपको बताऊंगा कि कितने शब्द बाबा ने रामचरितमानस में लोगों को दिए। मैं खुद भी हैरान हूं और आपको भी शायद हैरानी होगी। And he was single-handedly responsible for the popularization among illiterate peasantry of some 90,000 Sanskrit words, which had been driven out of common use by Apabhransh, Pali, or Jain vocabulary. The task of reinstatement of such a large number of words was such as no educational institute or university could have accomplished. In the reverse direction also, यानी संस्कृत के अलावा उन्होंने लोक भाषा से कितने शब्द दिए। In the reverse direction also, he popularized among the elite some 30 to 40,000 rustic words used in countryside and till then shunned by the town people. उर्दू भाषा के बारे में और सीधी से कुछ पंक्तियां ही पढ़ता हूं जो मैंने अभी अभी हाल में निकाली। भाषा विज्ञान के आधार पर हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विद्वान कहते हैं। और चलिए मैं आगे चलता हूं। मोहम्मद हुसैन आजाद उर्दू की उत्पत्ति ब्रिज भाषा से मानते हैं। आबे हयात में वे लिखते हैं कि हमारी जबान ब्रिज भाषा से निकली है। अब मुझे बताइए, और अब विद्वान ये भी कह रहे हैं कि उर्दू प्राकृत से आई है। और हम सब जानते हैं कि उर्दू का जन्म भारत में हुआ है, तो ये उर्दू विदेशी भाषा कैसे हो गई। और एक और मजेदार बात, कई लोगों ने मुझे पूछा कि जब मुसलमान है ही नहीं उस समय, तो ये भाषा कहाँ से आ गई। तो मैं उनकी सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि रासों में जयचंद्र की सेना में मीर जमाम, मीरों की फौज है, एक टुकड़ी इस्लाम धर्मावलंबियों की भी है।
तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि उर्दू के प्रति जो आज इतना अचानक लोगों के प्रति, और मैं तो लेकर बैठा हूं कि उर्दू भाषा के कितने शब्द हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बोलते हैं। हिंदी शब्द भी पर्शियन है, ये आपको पता होगा कि हिंदी शब्द संस्कृत का नहीं है, हिंदी शब्द भी पर्शियन है। इसके अतिरिक्त मेरे पास तो रोजाना के उर्दू शब्दों की पूरी सूची है जो आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आसान, मुश्किल, अच्छा, बुरा, हाँ ना, जो हम दिन में 1000 बार कहते हैं वो भी उर्दू शब्द है। ये एक बड़ी लंबी सूची मेरे पास उर्दू शब्दों की, पुर्तगीज शब्दों की, इंग्लिश शब्दों की, जिनको हमने अपनी भाषा में, अब देखिए मजेदार बात, ये नमक जो हम हर दिन प्रयोग करते हैं, नमक ये शब्द उर्दू का है। पानी, हवा, ये सब उर्दू या पर्शियन शब्द है। मिर्च, शक्कर, शर्करा है संस्कृत। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे आपको हजारों, जैसे सर, बाल, गर्दन, सीना, बाजू, उंगली, पांव, चेहरा, आंख, हाथ, नाक, मुंह, ये सब हम संस्कृत के शब्द नहीं है महाराज। और मतलब इसकी घुटना, बुखार, दर्द, दवा, कहां कहां तक। और वही नहीं, एक और छोटा सा निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को उर्दू पर आपत्ति है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, उनसे मेरा मतभेद है। इसलिए मेरा मतभेद है कि हमारे जीवन में वैश्विक संस्कृति इस प्रकार से प्रवेश कर गई है कि हम उसको हटाने की कल्पना नहीं कर सकते। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने पहले भी दिया है कि हमारे देवियों के चित्र में आपने देखा होगा नेजल ऑर्नामेंट। हमने अपने देवियों के चित्र में, हमारे ग्रंथों में हमको मिलते, स्क्रिप्चर्स में मिलते हैं, देवियों के नाक में हमने नेजल ऑर्नामेंट, जिनको हम नथनी कहते हैं, पहना दिया। आपने देखा होगा कई जो ऐतिहासिक चित्र बने हैं उसमें हिंदू स्त्रियां नथनी पहनती हैं। मैंने ये चाणक्य के समय भी कहा था 1991 में कि नेजल ऑर्नामेंट भारत का आभूषण नहीं है। और इसका पहला शिल्प हमें नागार्जुन कोंडा में देखने को मिलता है, जो ईसा के बाद दूसरी शताब्दी का है। और वही नहीं, वो जो शिल्प मिलता है वो अरब कपल का है। इसके अतिरिक्त हमारे, अब मैं मजेदार बात आपको बताता हूं कि रज़्मनामा जो शहंशाह बादशाह अकबर ने महाभारत का पर्शियन में अनुवाद करवाया, अरबी में अनुवाद करवाया, उसमें जो चित्र बने महाभारत के, उसमें उनकी वेशभूषा मुगल कालीन हो गई। वही नहीं, हम राधा कृष्ण के जब चित्र देखते हैं और जो मुसलमान चित्रकारों के द्वारा बनाए, उसमें उनकी संस्कृति के हम छाप देखते हैं। वही रामायण मसीह, यह भी पर्शियन में बदायूनी ने अनुवादित की। उर्दू में रामायण है, उर्दू में रामचरितमानस है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उर्दू इस देश की भाषा है, भाषाएं संप्रेषण की भाषाएं हैं। वही नहीं, हमारे जीवन में इस्लाम से, या जिसको हम मिडिल ईस्ट से कहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो आप अपने जीवन से चाह कर भी अब नहीं निकाल सकते। उसके उदाहरण में आपके खान पान में रोटी का, इन सब का इतिहास अगर आप ढूंढेंगे, आलू, टमाटर, मिर्ची, ये सब बाहर से आए हैं। कई प्रकार के फल बाहर से आए हैं। कई प्रकार की मिठाइयां, गुलाब जामुन, जलेबी मिडिल ईस्ट से आई है। मेरे कहने का तात्पर्य, अगर एक बार आप बिना किसी पूर्वाग्रह के हमारे दैनंदिन जीवन का, रोज के जीवन का अगर एक देखें, कमीज जो हम कहते हैं, कमरा, ये पुर्तगाली शब्द है महाराज। कमीज, कमरा, पतलून आप जानते ही हैं, है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य, अचानक 2022 में हमारे दर्शकों के एक वर्ग को क्या हो गया कि उनको ऐसा लगने लगा कि जिस फिल्म में उर्दू शब्द का कुछ प्रयोग है वो हमारे लिए वर्जित है। ये दूसरे प्रकार का शुद्धिकरण। और मैं एक और मजेदार बात से कहूंगा कि जितने हमारे पौराणिक धारावाहिक बन रहे हैं, आप जानते हैं देव भाषा संस्कृत है। हमारे जितने पौराणिक धारावाहिक टेलीविजन पर बन रहे हैं, जितनी फिल्में बनती हैं, उसकी भाषा हिंदुस्तानी है, संस्कृत नहीं है। पर तब हमारे देश में हम लोग भूल जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा मेरे सभी दर्शकों को
कि जिन्होंने महाभारत के संवाद लिखे वे थे डॉक्टर राही मासूम रजा साहब, हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ संस्कृत शब्दावली का ही प्रयोग किया। आप चाहे स्वर्गीय रामानंद सागर की रामायण देख लें, तो उसमें भी आप इस प्रकार के शब्द, मैं तो कह ही रहा हूं कि रामचरितमानस में उर्दू, फारसी, अरबी हर प्रकार के शब्द है। चलिए डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं और मुझे लगता है हमारे और लोग भी संतुष्ट हैं आपकी दलील से, पर जो बाहर आपके कुछ समर्थक हैं वो संतुष्ट होंगे नहीं, मैं नहीं कह सकता। पर एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं आपको एक छोटा जी नहीं, मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। आप अपनी बात बहुत संक्षेप में कहें ताकि मेरे पास 2-3 सवाल और हैं। जी 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 जी। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि एक और जो बात सुनाई पड़ रही है कि मुझे भी फिल्म की शुरुआत में ऐसा लगा कि मानुषी चिल्लर है, मानव विज है, ये अपने भूमिकाओं में बिल्कुल खांचे में एकदम फिट हो जाते हैं। शुरू में ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार का चयन पृथ्वीराज के लिए क्या सही है? हालांकि आपकी फिल्म का जो ताना बाना है, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, मैं इस बात को भूल गया। लेकिन जो आपके आलोचक हैं, जो ये कह रहे हैं कि आपने इसमें, आप पे क्या मजबूरी थी कि आपने अक्षय कुमार को लिया? अगर स्टार को भी अगर आपको लेना था तो और भी स्टार थे जो आप ले सकते थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सच कहूंगा इस पर। पहली बात तो ललित जी, हम लोग को ये समझनी बहुत आवश्यक है कि जब तक एक बहुत बड़ा स्टार और जब तक एक बहुत बड़ा निर्माता, ये दो शक्तियां साथ नहीं आती, तो आप एक इतनी महंगी फिल्म नहीं बना सकते। इसलिए मेरे लिए जरूरी था कि कोई बहुत बड़ा अभिनेता ये भूमिका करे। दूसरी बात, कहानियां अभिनेताओं को नहीं चुन रही है। मैं एक बहुत ही सच बात कह रहा हूं, अभिनेता कहानियों को चुन रहे हैं। ये हमारे वर्तमान का, हमारे हिंदी सिनेमा का सच है। इसके आगे जाकर मैं कहूंगा कि लगभग 31 वर्ष हो गए अक्षय कुमार को अभिनय करते हुए। उन्होंने अच्छी, बुरी और हर प्रकार की फिल्में दी, और वो एकमात्र ऐसा अभिनेता है जो सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि मैं अभिनेता हूं ही नहीं। कृपया आप लोग थोड़ी जांच करें, जांच पड़ताल। एकमात्र ऐसा अभिनेता जो सार्वजनिक रूप से कहता है कि मैं अभिनेता नहीं हूं। मेरा भाग्य है, इस संसार ने, हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने मुझे स्वीकार किया है, इसके कारण मैं चल रहा हूं। अचानक पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई चीजें हुई, वो चाहे उनकी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं हो, चाहे वो उनका अपना राजनीतिक चिंतन हो या उनका राजनीतिक समर्थन हो, इन सब चीजों को लेकर उनके प्रति एक विरोध की भावना लोगों के मन में उत्पन्न हुई, और उन लोगों ने तय कर लिया, ऐसा मैं पढ़ रहा हूं, कि इस व्यक्ति को, इस कलाकार को दंडित करना चाहिए। परंतु उस प्रोसेस में वे सिर्फ अक्षय कुमार को दंडित नहीं कर रहे थे। जैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, मैंने उनसे स्वयं कहा कि अक्षय जी, आपकी मूंछों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। तो उन्होंने कहा, मूंछें तो मैंने हमेशा नकली लगाई है, पहली बार कौन सी असली? मतलब और भी जो पहले फिल्में मैंने की है उसमें भी मैंने लगाई है। हो सकता है उनका वजन इस समय कम रहा हो, उस वजह से। और कई बार जैसा कहते हैं ना कि टू कैरी द कॉस्ट्यूम इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। इसलिए कि सनी के बारे में, सनी देओल जो मेरे मित्र भी हैं और आप भी जानते हैं, कई लोग उसको बहुत अच्छी तरह कैरी कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। पर मेरा ये मानना है कि इस दोष से या उनकी कोई भी त्रुटि रह गई है, इससे मैं बचूंगा नहीं। मैं दर्शकों के इस अभिप्राय का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि अभिप्राय उन तक पहुंच गया है, लेकिन उनकी जो भी सीमित प्रतिभा है, उन्होंने उसके बारे में कभी दर्शकों से नहीं छुपाया है। वह दर्शक जो उन पर हमेशा प्रेम करता रहा, जिन्होंने हमेशा उन पर कृपा की है, अचानक उन दर्शकों की कुछ अपेक्षाएं भंग हुई हैं। हमारे घर का एक बालक कुछ ऐसा कर जाता है तो हम उससे रूठ जाते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है। परंतु मैं समझता हूं इस प्रोसेस में एक फिल्म को क्षति हुई, लेकिन मैं मानता हूं इट्स अ प्रोसेस। तो आप इसको भी हम लोग, डॉक्टर साहब, आप ये स्वीकार करते हैं कि इससे बेहतर चयन आप कर सकते थे पृथ्वीराज की भूमिका की?
ऐसा तो कभी नहीं होता ललित जी की धरा जो है वो वीरों से खाली। जैसे समर्थ अभिनेता श्री अक्षय कुमार है, वैसे ही समर्थ अभिनेता दूसरे भी हैं। शर्त यह है कि वे दूसरे अभिनेता उतने ही उत्सुक हो पृथ्वीराज की भूमिका के लिए। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, एक अभिनेता के पास मैं गया, जैसे ही मैंने उसे बताया कि पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी का वध करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने जो इतिहास पढ़ा है उसमें मोहम्मद गोरी उनका वध करते हैं। और उन्होंने मेरे सामने ही तुरंत अपने फोन में जाकर विकिपीडिया का पेज देखा, उसमें ये भी मत उनको मिला कि रासो के अनुसार पृथ्वीराज गोरी का वध करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद आपको बताता हूँ, और मैं जानता हूँ कुछ दिनों के। ये उनसे भी बड़े स्टार थे, अक्षय कुमार से भी, उनके जैसे ही ये भी वैसे ही, हाँ वैसे ही। तो फिर दोबारा उन्होंने आपसे संपर्क किया कि नहीं? नहीं, उनसे मुलाकात तो होती रहती है, और मैं कई बार ऐसा मानता हूं कि हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर दूसरे की पराजय में भी लोग अपने विजय देखते हैं। तो दुर्भाग्य यह है कि इस बार योद्धा कई बार पराजित होते हैं, मोर्चा हारा है युद्ध नहीं। तो इस पराजय में भी लोग अपना विजय का उत्सव मना रहे हैं, पर मैं ये मानता हूं कि हर रंगकर्मी की एक यात्रा होती है, ये यात्रा कहीं थमने वाली नहीं है। हाँ, पर इससे ये बोध हम सभी फिल्मकारों को लेना होगा कि समाज बड़ी तेजी से बदल रहा है, कोविड के बाद बहुत कुछ बदला है, और समाज की अभिनेताओं के प्रति से बड़ी अपेक्षाएं, मतलब मैंने एक बार उनसे कहा भी था कि आपसे समाज की बड़ी अपेक्षा है, तो उन्होंने बड़ा कहा, अरे मैं तो अभिनेता हूं, अभिनेता से आप जो अपेक्षा रखते हैं वो क्या रखेंगे। और वो स्वयं कहते हैं कि मैं तो बहुत बुरा अभिनेता हूं। कई बार हिंदी को लेकर उनसे बहस हो जाती थी, कठिन शब्द अगर आ जाता था तो वो कहते, अरे मैं कोई हिंदी का प्रोफेसर थोड़ी हूं। कहने का तात्पर्य है पृथ्वीराज, अब मैं लोगों को ये भी कह दूं कि पृथ्वीराज को कई भाषाओं का ज्ञान था। तो कहने का मेरा संक्षेप में मतलब ये है कि यदि दर्शकों को ऐसा लग रहा है, मुझे दोनों प्रकार के अभिप्राय मिले, कई लोगों को वो बहुत बुरे नहीं लगे, कई लोगों को वो बहुत बुरे लगे, दोनों तरह के अभिप्राय। और मैं मानता हूँ ऑडियंस इज सुप्रीम, रसिक दर्शक जो है उसका निर्णय सराहनीय, क्योंकि ऑडियंस तो कुछ ऐसी है जो इन चीजों पे ध्यान देती है। जैसे उच्चारण की बात में भी कहीं कहीं युद्ध जो है वो युद्ध की तरह सुनाई पड़ा है, मुझे भी सुनाई पड़ा, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, आप बिल्कुल, क्योंकि हम लोग रेडियो में रहे हैं तो भाषा और उच्चारण जो है, हालांकि आज तो रेडियो के लिए भाषा और उच्चारण वो अहम नहीं है। और दो और सवाल मैं करूंगा ताकि मैं चाहता हूँ आप टेलीविजन में भी देखिए। जी जी जी। तो पर एक ललित जी, मजेदार बात बताऊंगा मैं कि ऐसा जो उच्चारण है वो दूसरे अभिनेताओं का भी है, उतना ही खराब या उतना ही अच्छा, लेकिन ये निंदा सिर्फ इनकी हुई। और मैं जानता हूँ वो वर्णन शब्द नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में वर्णन शब्द नहीं बोला है। मैं उनके पास बैठता था और मैं बोलता था वर्णन 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 वर्णन, तब वो बोलते थे वर्णन। तो बड़ी मुश्किल होती थी, पर ये सच है, मैं सच आपसे बता रहा हूँ जी। बस दो सवाल और, एक तो संयोगिता के लिए जो आपने मानुषी चिल्लर का चयन किया, उसके लिए माय हैट्स ऑफ टू यू। उनकी जो केमिस्ट्री है और जो जिस तरह से उन्होंने अदायगी की है, उनका ये पहला मौका था, हालांकि वो ब्यूटी क्वीन रही हैं, तो उनका उनके चयन पर ज्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है कि उसमें जो एक फेमिनिज्म का एलिमेंट आया है, जो नारी अधिकारवाद की जो बात उनका चरित्र कहता है, वो क्या आपके जो स्क्रिप्ट का वो वाकई हिस्सा रहा है, या वो आपकी अपनी कल्पना है? हालांकि मैं ये मानता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि फिल्म अगर किसी हम हिस्ट्री में बनाते हैं, किसी कथा बनाते हैं, तो बिल्कुल उसका ट्रांसलेशन फिल्म नहीं हो सकती। फिल्म अपने आप में एक अलग कृति है। और गाइड में अगर आप देखें, विजय आनंद ने उसका एंड बिल्कुल चेंज कर दिया है, और ये बात बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। पर आपने ये जो नारी का जो एंगल इसमें डाला है, उसके पीछे क्या उद्देश्य था या मंशा थी, क्या वो उसका पार्ट था? ये मेरी कल्पना बिल्कुल रासों का ये हिस्सा है। अगर आप रासों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रासों में एक स्थान पर आता है कि
पृथ्वीराज की उस समय जो निंदा हुई थी वो इसलिए हुई थी कि पृथ्वीराज ने अपने गद्दी का आधा हिस्सा संयोगिता को दिया। आपने देखा होगा वहां जो अभिनेता उनके सामने हैं श्री राजेंद्र गुप्त, वो कहते हैं कि आधी दिल्ली ही तो जयचंद्र मांग रहा था, उसने दे दी होती, परंतु नहीं, ये मेरी कल्पना नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि स्त्री सशक्तिकरण को मैं इस फिल्म में ले आऊं, नहीं, ये उस पुस्तक में है, पृथ्वीराज रासो में है कि उन्होंने आधी गद्दी उनको दी। इससे उनके समाज में उनकी बड़ी निंदा हुई, और यहां तक निंदा हुई कि पृथ्वीराज एक स्त्री के मोह में पागल हो गया, यहां तक लोगों ने उसने कहा। मतलब ये कथानक का हिस्सा था उसका, ये कथानक का हिस्सा, ये कथानक का हिस्सा यानी मूल रासों का हिस्सा। और एक सवाल जो मैं करना चाहता हूँ, जो कि मुझे उसका मैं जस्टिफिकेशन भी दे रहा हूँ, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे पत्रकार इस बात से बहुत प्रसन्न हैं, और कुछ एक तो बड़े जाने माने पत्रकार हैं जो इन्होंने लंदन में कल आकर रिपोर्टिंग की है, और एक खाली हॉल में जाकर उन्होंने कहा है कि देखिए आपकी फिल्म में हॉल खाली है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही सही समीक्षा का तरीका नहीं है। ये कहना कि आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि भाई कागज के फूल और तीसरी कसम तो बिल्कुल ही पिट गई थी फिल्में, और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्म जी। भी अंतर्ध्यान हो गई थी। अगर पाकीज़ा में मीना कुमारी की मृत्यु न होती तो पाकीज़ा भी हो गई थी। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। गाइड, मुझे याद है मैं बचपन में जब मैंने गाइड देखी, तो कुछ हफ्ते गाइड लोगों को समझ में ही नहीं आई, क्योंकि उसमें जो फ्लैशबैक का जो प्रयोग गुलजार के 15 साल पहले जिस तरह से गोल्डी ने किया था, वो बड़े-बड़े लोगों के पल्ले नहीं पड़ा। तो ये जो आपकी फ़िल्म की इस बात से आलोचना हो रही है कि वो बिल्कुल घाटे में जा रही है। हालाँकि ये भी एक बस कितना सही है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं जो ये कह रहे हैं कि 2 बार वो आपकी फ़िल्म देखना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, फिल्म अगर देश के उन हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, वो हिस्से जो बहुत, जिनको हम बहुत ही आधुनिक शहर नहीं कह रहे, वहां फिल्म बहुत अच्छी देखी जा रही है। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि किसी भी कलाकृति का मूल्यांकन उसके बॉक्स ऑफिस, वो एक पैरामीटर है, वो अंतिम पैरामीटर नहीं हो सकता। उसका कारण मैं ये दूंगा कि जिन लोगों से मैंने प्रेरणा ली, और विश्व के आप बड़े बड़े फिल्मकार देख लीजिए, और हमारे लिए सामने उदाहरण के तौर पर हम सबके आदरणीय सत्यजीत रे हैं, हाँ, सही। ऋत्विक घटक हैं, गोविंद निहलानी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेकिंग ऑफ महात्मा जब श्याम बाबू ने बनाई तो उसका क्या हश्र हुआ, या ऐसी कई फिल्में हैं हमारे इन आदरणीय फिल्मकारों की जो कभी टिकट खिड़की तक नहीं पहुंच पाई, रिलीज नहीं हो पाई। और मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप चिंता ना करें, यशराज का 50वां वर्ष है, वो एक संस्था, वो एक स्टूडियो है, वो जानते हैं कि अगर आज नुकसान हुआ तो हमेशा नुकसान नहीं होता है, अगली बार और सावधान रहेंगे। और मैं, चूंकि मेरा ये काम नहीं है बजट की बात करना और ये, पर मैं जानता हूं कि आदित्य चोपड़ा जिसका नाम है, उन्होंने मुझे 2 तारीख को, फिल्म 3 को रिलीज हुई है, मैं और श्री अक्षय कुमार उनके साथ खड़े थे, उन्होंने मुझे कही कि डॉक्टर साहब, मैं जिस काम की आपसे अपेक्षा करता था, ये उनके स्पष्ट शब्द है, मैं जिसकी आपसे अपेक्षा करता था वो आपने डिलीवर किया, और मुझे आप पे गर्व है, ये उन्होंने मुझे कहा। और दूसरा शब्द उन्होंने अक्षय को कहा कि अक्षय, यदि इस फिल्म के साथ कोई गड़बड़ होती है तो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को एक लंबी छुट्टी लेकर सोचना पड़ेगा कि हमारा दर्शक क्या चाहता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, मैं आज ही शोले का रिव्यू पढ़ रहा था, मुझे किसी ने माधुरी का शोले का रिव्यू पढ़ा, मैं आपको भेजूंगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा किस तरह से उस फिल्म को खारिज कर दिया गया था। या जैसे चाणक्य को भी उस समय लोगों ने खारिज कर दिया था, आज 30 वर्ष बाद भी वो लोगों के बीच में जीवित है। उपनिषद गंगा देखने को लोग तैयार नहीं थे, आज वो एकेडमिक बहस का हिस्सा है। तो पिंजर भी आप जानते हैं, उस समय लोगों ने उसको बिल्कुल हिंदूवादी फिल्म और कम्युनल फिल्म करके खारिज कर दिया था, आज वो यूनिवर्सिटी में दिखाई। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये प्रारब्ध लेकर पैदा हुआ हूँ, तो पर मैं लड़ते रहूंगा,
और इससे पीछे हटने वाला मैं हूं नहीं। बहुत बहुत अनुभूति की एक बात आपको मैं याद देता हूं कि समय का विस्तार अनंत है और पृथ्वी भी बहुत विस्तृत है। कहीं ना कहीं तो ऐसे लोग होंगे जो मेकांग का मूल्यांकन अपने दृष्टिकोण से करेंगे। आपसे बात करने में हमेशा आनंद आता है डॉक्टर साहब, आज भी बहुत आनंद आया। मेरे पास 2-3 और सवाल हैं और मुझे बहुत मन है उन्हें पूछने का, पर मैं अपने बातों को, सवालों को विराम दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग यहाँ हैं, कम से कम 2 या 3 सवाल हम ले सकते हैं और हमें समय रखना बिल्कुल है। लीजिए। शिवकांत जी के लिए भी समय रखना है, क्योंकि शिवकांत जी बहुत सार्थक बात आपके लिए कहना चाहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं I open the floor for any questions. मैं देख सकता हूँ कि एक आपके नाम में बैब्स लिखा हुआ है। अब ये जो भी आप अपना नाम बताएं, क्योंकि बैब्स अगर आपका निक नाम है या जो भी है, आप अपना सवाल पूछें। और एक आपसे मेरा सुझाव है कि केवल सवाल पूछें, वक्तव्य न दें, और जितना आप तीखा सवाल पूछेंगे उतना बढ़िया वो जवाब दे पाएंगे। पूछें आप। थैंक यू ललित मोहन जी एंड द्विवेदी जी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। मैं नॉर्वे से अमित शर्मा हूँ और बैब्स मेरा छोटा निकनेम है। मेरा एक्चुअली सवाल तो नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस तरह के लेख पढ़कर, क्योंकि मैं सोचता था कि पृथ्वीराज चौहान की मूवी तो हिट होनी चाहिए थी और मेरी नज़र में अक्षय कुमार उतने ही अच्छे एक्टर हैं जितने कि सलमान खान हैं या और कोई हैं। दूसरा तो मुझे उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दी। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया उनको यूज करने का। लेकिन एक गीता पांडे जी ने एक आर्टिकल लिखा बीबीसी में 9 जून को, उसके बाद उसके ऊपर एक टिप्पणी की जो हिस्टोरियन हैं, बड़े काफी जाने माने हिस्टोरियन हैं, अरूप बैनर्जी ने। तो दोनों ने बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किया मूवी का। मतलब दे वर एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द मूवी, द स्क्रिप्ट, द एक्टिंग एंड एवरीथिंग। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि जब भी कोई ऐसी मूवी होती है जिसमें हमारे हीरोज, मतलब इंडिक हीरोज का जिक्र होता है, उसमें बड़ा क्रिटिकल लेख आ जाते हैं बीबीसी से। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, ये मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ। आई हैव ए हंच, but I'm not sure if that is good enough. मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि जब जब भारत के दौरा हो, और भारत हम सब जानते हैं कि हम एक कंपोजिट सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन उससे जब कभी आप हिंदू हीरोज की ओर जाते हैं तो लोगों को एक परेशानी होती है और वो उसको बिल्कुल दूसरे चश्मे से देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि श्री श्याम बेनेगल ने भी इस पर वही प्रकरण बनाया है, वही एपिसोड बनाया जिस पर मैंने फिल्म बनाई, लेकिन वो सही है, मैं गलत। और दूसरी बात, कई बार मैं कहता हूं कि जब इतिहासकार एक फिल्म का मूल्यांकन करने लग जाते हैं तो इसको आप बिल्कुल मानिए कि वो काम बहुत अच्छा होगा। वरना इतिहासकारों को, मुझे याद है चाणक्य को गणितज्ञ देख रहे थे उस समय, वो इसका मतलब है उनके मन में कोई पीड़ा है। और लेकिन मजेदार बात ये, मैं उनको कहता हूं कि अगर मैंने टेक्स्ट को कहीं विकृत किया है या मैं कोई नई स्थापना कर रहा हूं तो मुझे बताइए, पुस्तक लेकर आइए, मेरे पास तो है, आपने कौन सी पढ़ ली। पर ऐसा नहीं होता है। आप भी जानते हैं इंफॉर्मेशन वॉर का युग है और चीजों को गिराना बहुत आसान है। और अगर मैं उनको मेरे सारे काम दिखा दूं तो उनकी दृष्टि कोई अच्छा काम नहीं किया है अभी तक। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। कोई और अगर सवाल पूछना चाहें प्लीज। विजय राणा हमारे मित्र हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सुशील शर्मा जी, जरूर पास में इसके बाद आऊंगा। विजय, आप अपना सवाल पूछिए। जी द्विवेदी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ इलाहाबाद से, और मैं उसमें केवल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भारत के जो वामपंथी इतिहास हम लोगों ने लिखा है, इसमें प्राचीन भारत में दलितों की स्थिति पर हजारों लेख लिखे गए हैं, और कॉलोनियल भारत में यानी अंग्रेजों के भारत में दलितों की स्थिति पर और हजारों लेख लिखे गए हैं। लेकिन मध्य भारत में
दलित एकदम गायब हो जाते हैं जो ऐतिहासिक शोध से। तो ये दिखाता है कि हमारे इतिहासकारों की दृष्टि क्या रही क्या है। है और बॉलीवुड और इतिहासकारों का, ये वामपंथी इतिहासकारों का बड़ा चोली दामन का साथ रहा है। अभी आज ही मैं एक फिल्म देख रहा था 1954 की, और पुरानी फिल्में देखने का मुझे शौक है। किस्मत थी वो फिल्म। वो शुरुआत ही इसी बात से होती है कि एक पंडित है, मंदिर में बैठा है, वो बहुत ही एकदम कहना चाहिए क्रूर इंसान क्रूर है, है, दुष्ट है, दुष्ट है, पाखंडी है। और वो जी, उसको जी, प्रसाद जी, देने से भी इनकार कर जी, देता है। जी, जी, जी। तो इस तरह की ये बड़ी, लेकिन प्रश्न यहाँ पे मेरा ये है संक्षेप में कि इस कुचक्र को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, और खासतौर से आप जैसे लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं, और इसका मुकाबला कैसे किया जाए? नहीं, इसका मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह से होगा। मैं जानता हूँ कि रिव्यूज खराब आएंगे, लेकिन अब धीरे 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 भारत का दर्शक जाग रहा है। हो सकता है कि उसमें कुछ लोग का विरोध भी रहे, लेकिन भारत का दर्शक जाग रहा है और उनकी बात समझ में आ रही है जो आपने कही कि भारत के जो भी सम्मान के बिंदु हैं, यदि आप उनकी बात करते हैं तो इस वामपंथी इतिहासकारों को या उनके दल को या उनके समर्थकों को थोड़ी तकलीफ होती है। और अब तक चूंकि पहले आपने देखा कि सोशल मीडिया इस देश में नहीं था, अखबारों में उन लोगों का वर्चस्व था, अब उसका प्रजातांत्रिकरण हो गया है। अब लोग अपने अभिप्राय रख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जब बाहुबली आई तो एक प्रकार का नया लोगों में साहस आया। अभी भी कई ऐसी फिल्में आ रही हैं। मुझे लगता है कि पृथ्वीराज के साथ जो भी इसका फाइनल हो, लेकिन और बहुत सारे फिल्मकार इस नई चेतना के साथ लोगों के सामने आ रहे हैं। निखिल कौशिक पूछना चाहते हैं ललित। आप पूछे ना। मैं केवल ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपका प्रथम प्रेम कौन सा है, फिल्म या इतिहास? आपने हमारे सामने जो फिल्म रखी है उसके माध्यम से। मैं इतिहास पढ़ता ही हूँ, फिल्म बनाता हूँ। अगर बात यह है कि मैं कई बार अगर मुझे फिल्म नहीं बनानी होगी तो मैं उसको पढ़ता ही नहीं। मैं आपको बड़ा मजेदार उदाहरण देता हूँ कि मैं एक बार पेरिस गया हुआ था, शॉन्ज़-एलिज़े में मैं घूम रहा था। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा उतरिए कार से, और ये शॉन्ज़-एलिज़े विश्व की सबसे श्रेष्ठ, जिसको हम वीथी या गली कह सकते हैं, वो है। मैंने कहा यार मेरा कोई काम नहीं है, मुझे इस पर फिल्म नहीं बनी, इसलिए चलिए मुझे आप नेशनल बाइब्लिकल लाइब्रेरी में ले चलिए। तो मैं इतना शांति, जो मेरे फिल्म का हिस्सा नहीं है उसको मैं नहीं देखता। तो मेरा पहला था वो सिनेमा के लिए। और ये कि हमारे जैसे लोगों को भारत का एक बहुत लंबा इतिहास पता ही नहीं है। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन हमें जब कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो मोहम्मद गौरी या औरंगजेब या इनके बारे में तो पता था, लेकिन अशोक या उससे पूर्व के जो इतिहास के बिंदु हैं उनके बारे में बहुत हल्की सी जानकारी। जी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि श्री श्याम बेनेगल की भारत एक खोज सीरीज है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक पर आधारित है। उसमें कुछ चीजें छोड़ दें, अभिप्रायों को छोड़ दें, तो वो बहुत ही खूबसूरत है प्राथमिक जानकारियों के लिए। May I ask a question or make a comment? Please. So, my comment is as follows. चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी पे जितना भी अटैक होता है, जितना भी उनका क्रिटिसिज्म होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके फिल्मों के माध्यम से परिवर्तन की शक्ति है, या चैलेंजिंग द स्टेटस को की शक्ति है, या ये जो वामपंथी इतिहास है इसको हिलाने की शक्ति है। तो आप इसको ऐसा समझें कि डर गए तो भौंक रहे हैं, वरना ये लोग चुप रहते, कितने ही पिक्चर बने कोई कुछ कहता ही नहीं। जी। तो मैं इसको एक सक्सेस का एक मापदंड मानता हूँ। बट मेरा सवाल ये जो आपने उर्दू के बारे में कहा, या जो ये नोज रिंग के बारे में जो कहा, हमारे व्हेन आई से हमारे जो भारतीय इतिहास से प्रेम करते हैं, अगर मैं उनको, इफ यू डोंट माइंड माई सेइंग, जो राइट विंगर्स हैं या हम जैसे जिनको राइट विंगर कहा जाता है,
क्या हम ये गलती नहीं कर रहे कि जो जो सब कल्चर्स हमारे इसमें सिमट गए हैं, हमारे मेन स्ट्रीम में सिमट गए हैं, जैसे हमारे ही चाचा हैं जो कहते हैं कि अगर तुमने उर्दू का एक भी अल्फाज यूज कर दिया बातचीत में, या जैसे जिस किस्म की हिंदी मैं बोल रहा हूँ जहां 2-4 अंग्रेजी के शब्द आ गए, अंग्रेजी तो फिर भी मान लेंगे वो, लेकिन उर्दू घोर पाप है। तो मेरे हिसाब से आपका क्या राय है? मेरे हिसाब से जैसे आपने इस चीज को पेश किया कि उर्दू कई बार यूज हुआ, कई चीज हैं, जैसे आपने टमाटर, आलू और मिर्च का जिक्र किया, what are we losing by being it's our country, what are we losing by being so fringe or extreme right, or are we not losing the middle ground? Please. यस, ये बहुत ही आपने प्रासंगिक प्रश्न मुझे पूछा। मुझे लगता है कि भारत की पहचान ही सिंथेसिस है, समन्वय, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है भारत में। भारत का अगर यदि आप इतिहास देखें तो वो वैदिक और अवैदिक, एक वैदिक धर्म है, और वैदिक धर्म के बाद आप देखते हैं कि उससे ही कई विचार निकल के जो उस समय की कुरीतियां, उसका विरोध होता है, जिसको हम अवैदिक धर्म कहते हैं। उसमें बुद्ध का भी नहीं कहना चाहिए, धम्म कहते हैं। भगवान बुद्ध तो कहते हैं ऋत है, मतलब जो प्रकृति का नियम है मैं उसी को मानता हूँ। उसी से जैनिज्म आता है। आगे और आप चलते हैं तो लोकायत आता है। लोकायत जो वेदों को खारिज करते हैं, उनको नकारते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य कि भारत की भूमि में अलग अलग प्रकार के विचार हैं, और वो विचार कोशिश कर रहे हैं कि हमको एक ऐसा रास्ता ढूंढें जिससे मनुष्य का जीवन जो है वो बेहतर जीवन बने। कई बार उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है उन विचारों में, और भारत ने हमेशा उस जमीन को ढूंढने की कोशिश की है जहां वो कॉन्फ्लिक्ट सिंथेसिस में बने। मैं दारा शिकोह का एक आपको उदाहरण दूंगा। आपने नाम सुना होगा दारा शिकोह, मुमताज महल और शाहजहां का बेटा वली अहद, यानी वो क्राउन प्रिंस थे और औरंगजेब के बड़े भाई थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 वर्ष की आयु में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी जब उन्होंने मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ के आक्रमण का अकाउंट पढ़ा, और उनके मन में एक प्रश्न हुआ कि जो लोग भारत के बाहर से आक्रांता के रूप में आए, उन्होंने अपना लक्ष्य इन मंदिरों को क्यों बनाया। और बाद में उनके संस्कृत साहित्य के प्रति जो जिज्ञासा प्रारंभ हुई, यहां मैं कह देना चाहूंगा कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में निरंतर संस्कृत साहित्य का अनुवाद पर्शियन और दूसरी भाषाओं में होता रहा है। मैं वापस दारा शिकोह पर आता हूं कि दारा शिकोह को ऐसा लगने लगा था कि यहाँ की जो सनातन परंपरा है, जिसको हम वैदिक धर्म कहते हैं, और इस्लाम, इसके बीच में कोई संवाद नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं। इसलिए किस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे का विचार, एक दूसरे का दर्शन समझें, और उस प्रयास में वो सिर्रे अकबर लिखते हैं। और आपको पता होगा कि उसके बाद उन्होंने 52 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद किया, इसलिए कि पर्शियन वो भाषा थी जो जितने भी विदेशी बाहर से आए, जो भारत के बाहर पैदा हुए, वो उसको अच्छी तरह समझते थे। और एक फ्रेंच ट्रेवलर के हाथों ये 52 उपनिषदों का अनुवाद किस तरह से यूरोप में पहुंचता है, और शोपेनहायर जैसे लोग इसको पढ़ते हैं, और पूरे भारत की इन उपनिषदों में या वेदांत में रुचि प्रारंभ होती है। मेरे कहने का तात्पर्य, उस तरह के लोग जो ये सिंथेसिस ला सकते हैं, उनका शायद अभाव है, या उनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही है। मैं एक ही बात कहूंगा जिससे आपको मेरी बात समझ में आएगी, कि जब स्वामी चिन्मयानंद ने उपनिषदों को अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, पूना से उन्होंने प्रारंभ किया, उनकी मातृभाषा या जिस भाषा में वो ज्यादा बेहतर संप्रेषण करते थे वो अंग्रेजी थी, तब पूना में उनका सार्वजनिक विरोध हुआ है कि कैसे कोई व्यक्ति उपनिषद, ऋषियों के वचन को अंग्रेजी में कह सकता है। ये अभी के भारत में हुआ है, कुछ वर्षों के पहले के भारत में हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस जड़ता से बाहर आना होगा, क्योंकि अब हम एक ऐसे वैश्विक समाज में हैं जहां ये सीमाएं नहीं बनेंगी। भाषाओं का आदान प्रदान होगा, हमारे खान पान का आदान प्रदान होगा, हमारी वेशभूषा का आदान प्रदान होगा, हमारे जीवन में आज
हर अलग अलग संस्कृतियों के, सभ्यताओं के चिन्ह हैं। किताब शब्द भी बाहर से है। पुस्तक, हम जिस तरह से बाइंडिंग, मैं देख रहा हूं इनके पीछे, ये बाइंडिंग करने का तरीका भी हमारा नहीं है। ग्रंथ, ग्रंथि, जोड़ना, ये सारे शब्द जिस तरह से प्रवाहित और समाज के जीवन में आते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अब समाज जो है वो वैश्विक समाज है। जो हम वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, अब हम वाकई उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक और शब्द का यहाँ इस्तेमाल करूंगा वाक्य का, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। हमारे सामने जो ध्येय रखा गया कि मनुष्य श्रेष्ठ हो, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है, उसके लिए भारत को प्रयत्न करना है। और मैं बहुत आश्वस्त हूं। एक बात मैं कहूंगा, एक बार मैं एक कार्यक्रम में श्री मोहन भागवत जी के साथ था, और ये इसी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पर बात हो रही थी, और उन्होंने दारा शिकोह का स्मरण किया और उन्होंने ये कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का उत्तर भी भारत को देना होगा, क्योंकि भारत की ज्ञान संपदा में वो शक्ति है, और उसका उत्तर उपनिषदों से ही आएगा, उसका उत्तर वेदांत से आएगा। उसका कारण है कि भारत में वह शक्ति है, वो एक समुद्र है जो हर प्रकार के विचारों को, गंदे नालों को भी अपने भीतर एक्सेप्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है भारत की यदि ये शक्ति जीवित रही, सर्व समावेशी और सबको ग्रहण करने की, आप जो कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि एक ऐसा विचार पनप रहा है कि नहीं नहीं, ये सारे द्वार बंद कर दो, आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः। सभी शुभ और अच्छे विचार किसी भी दिशा से आए, हमें अपने मन के दरवाजे और खिड़कियां उसके लिए खुली रखनी चाहिए। और जो कहते हैं समान आकुति, हम सबके विचार और हम सबके मन एक हों, ये प्रयत्न। बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल जो कहा कि स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस, यही मंत्र भविष्य के लिए। अब मैं दो लोगों को और आमंत्रित करूंगा, दो सवाल। ललित राव एक सवाल पूछना चाहते हैं और नवनीत नीरव पूछना चाहते हैं। दोनों से मेरी अपने सवाल बहुत ही शॉर्ट रखें, अपने सवाल की व्याख्या न करें, अपने सवाल को एक लाइन में पूछें, डॉक्टर साहब समझ जाएंगे। और डॉक्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि अपने जवाब थोड़े छोटे रखें, ताकि हम एक आध सवाल और लें, फिर हम शिव जी के पास जाएंगे। ललित, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन वेरी वेरी ब्रीफली। Let me also ask. ओके, बिल्कुल मैं संक्षेप में। नमस्ते ललित जी, धन्यवाद। मेरा सवाल चंद्र प्रकाश जी से बिल्कुल संक्षेप में होगा। तो नमस्ते चंद्र प्रकाश जी। नमस्ते। सवाल ये, नमस्ते सर, सवाल ये कि आपकी फिल्मों का करीब करीब सारी फिल्मों का वामपंथी और जो भी हिंदू संस्कृति विरोधी लोग हैं, मैं उनको इस तरह से उनका डिस्क्रिप्शन दूंगा, उन लोगों ने विरोध किया है। तो आपके मन में कभी विचार नहीं आया कि उनके खिलाफ कोई रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि आपकी फिल्मों का हमेशा विरोध रहा है, और आपको इस बात का पूर्वाभास नहीं हुआ कि अगर ये घटना भी अगर पृथ्वीराज फिल्म के साथ घटती है तो अच्छा नहीं होगा? तो आपने किसी प्रकार की रणनीति बनाकर उनका विरोध करने का प्रयास नहीं किया? नहीं, मुझे कोई ऐसा आभास नहीं था कि ऐसा विरोध होगा। और आपने बिल्कुल सही बात कही। ये पुस्तक छपी थी वर्षों पहले, उसका विषय था कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने भारत की एकात्मता पर प्रहार किया। उसमें भारत के कई फिल्मकार थे, और उसमें सबसे ज्यादा जो पन्ने लिखे गए थे वो मुझ पर लिखे गए थे। वो इसलिए लिखे गए थे कि मैंने चाणक्य बनाकर जो यहाँ का सोशल फैब्रिक है उसको बांट दिया। हालांकि इस बात से कई लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो वामपंथी विचारधारा की पुस्तिका थी, मैगजीन थी, तो ये बात आपने कुछ हद तक मैं इससे सहमत हूं कि ये निरंतर ऐसा प्रयास होता रहा है। आपका विरोध तब हुआ जब वामपंथी अपने शीर्ष पे थे, और अब भी हो रहा है जब वामपंथी दक्षिणपंथी थोड़ा सशक्त हो गए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई विल गो टू नवनीत नीरव। आप बहुत ही शॉर्ट में अपना सवाल पूछें, इसके बाद कुसुम जी एक सवाल पूछना चाहती हैं, और अब मुझे लगता है यही दो सवाल हम लोग ले पाएंगे। तो आप नवनीत सवाल कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नवनीत। मुझे लगता है कि साहित्यिक कृतियों पर आपका सिनेमा ज्यादा काम करता है, चाणक्य से लेके मोहल्ला 80 और अभी पृथ्वीराज तक। तो पृथ्वीराज की बधाई आपको।
तो ऐसा पढ़ने में मिला है अलग अलग लोगों से जो आपको जानते हैं कि आप वाण भट्ट की आत्मकथा जैसी कोई कृति पर आप भविष्य में काम करना चाहेंगे, या कालिदास के जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर आप काम करना चाहेंगे। तो मेरा सवाल यही है कि भविष्य में पृथ्वीराज के बाद कौन सी ऐसी कृति है जो सिनेमा के पटल पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में? तीसरी शताब्दी की कहानी पे काम कर रहा हूँ, ईसा के पूर्व, यानी एंशिएंट इंडिया पे काम कर रहा हूँ। एक कहानी है 16वीं शताब्दी पर, एक कथा है 13वीं शताब्दी पर। इन सब पर मैं काम कर चुका हूँ। हाँ, पृथ्वीराज ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है या जिस प्रकार से देखी है, अब मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूं कि अव्वल तो ऐसा विषय न चुनूं जिसमें हिंदू मुसलमान प्रतिपक्ष में हो एक दूसरे के, और यदि हो तो सत्य के अलावा कुछ नहीं कहना। अभी भी मैंने सत्य कहा है, और उसकी रणनीति जैसा मेरे एक सज्जन ने कहा, तो उस रणनीति के बिना यदि हम लोग फिल्म बनाएंगे तो शायद ये इसी की पुनरावृत्ति होगी। नवनीत, आपको बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपको कुसुम जी का सवाल अंतिम होगा, उसके बाद हम शिव जी के पास जाएंगे। कुसुम जी, आप अपना सवाल पूछिए। कुसुम जी बताइए। मुझे बस ये कहना है कि मैं आपके जो आप इतने आशावादी हैं कि भविष्य में बहुत अच्छे परिवर्तन आएंगे, उसके लिए मुझे तो कभी कभी संदेह होने लगता है, विशेष तौर से जब मैं इस तरह का कट्टर पंथ देखती हूँ कुछ समुदायों में, जो कि अपने एक बात भी बदलने के लिए तैयार नहीं, पीछे मुड़ मुड़ के आज क्या करना है वो देखने को तैयार है, पर उसमें जो बड़ी भारी त्रुटियां हैं जो कि उसमें लिखी हुई हैं, जो कि उनकी पुस्तकों में लिखी हुई है, उनके जो कानून है उसमें लिखे हुए हैं, उसको एक बार वो दोबारा चश्मा लगाकर एक निगाह तक नहीं डालना चाहते, उस पर अड़े रहना चाहते हैं, उसी में अपना गौरव समझते हैं। तो मुझे तो कोई, जब तक ये बदलेगा नहीं और जब तक ये भय नहीं बदलेगा, जो ऐसे समूह उनके समुदाय के अंदर हैं जो कि परिवर्तन चाहते हैं पर भय के मारे बोल तक नहीं पाते हैं, जब तक ये परिस्थिति नहीं बदलेगी तब तक लगता है कुछ हो नहीं पाएगा। खैर, पर हाँ, खैर आप कुछ बोलना। 2 मिनट होगा। मुझे ये प्रश्न किया गया कि आपने गोरी को बड़ा सेकुलर बना दिया, आप सेकुलर हो गए, गोरी के आपने अत्याचार नहीं दिखाए, गोरी का बलात्कार नहीं दिखाया संयोगिता पर, मोहिउद्दीन चिश्ती साहब को आपने नहीं दिखाया आपने फिल्म में, आपने गोवध नहीं दिखाया, आपने मंदिरों को तोड़ना नहीं दिखाया। तो मैंने उनसे पूछा कि रासों में कहाँ लिखा है, मुझे बता दीजिए। तो हम अपनी कल्पनाएं, और वो कल्पनाएं जो कुछ हद तक विकृत भी हो रही हैं, उनको हम पर्दे पर देखना चाहते हैं। पर मैं मानता हूं कि इसी में रहकर कुसुम जी इनसे लड़ना है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है फिल्म मेकर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको समापन करना चाह रहा था, पर मैं देखता हूं कि BOSC इंडिका में जो सज्जन है वो एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैं बस उनको अंतिम मौका दे रहा हूँ। आप बहुत ही संक्षेप में अपना सवाल पूछिए, ताकि उसके बाद हम इसका समापन करें कार्यक्रम का शिव जी के वक्तव्य से। आप अपना सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर द्विवेदी जी, आपसे सम्मुख होकर बहुत हर्षित हूँ। मेरे ख्याल से सभी लोग हैं, पर इन सब ज्ञानी जनों के बीच में थोड़ा पॉप कल्चर का सवाल पूछ लेता हूँ, जो आपसे इंस्पायर होके नए लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो आज तो फिल्म्स के बजट्स इतने, दे क्रॉस 100 crores इज नथिंग। हाँ, तो सामान्य जन जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप जैसे लोगों से प्रभावित है, वो इसमें कैसे हो, इस होड़ में कैसे? मैं आपको एक कहूंगा कि अभी बड़ी आशाएं जो आ गई हैं, वो जो OTT प्लेटफॉर्म्स अभी आए हैं, उनकी बदौलत कई प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। जैसे मैं अभी एक वेब सीरीज देख रहा हूँ जिसका नाम है पंचायत। यदि आप देखें तो उसकी लागत बड़ी नहीं है, पर बहुत ही सुंदर। और कई बार मैं अपने पत्नी और परिवार में कहता हूं कि हम दूरदर्शन के दिनों में वापस चले गए, जहां कहानी बहुत महत्व की होती थी। बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने शूट किया है। तो मुझे लगता है हर प्रकार के फिल्म मेकर को मौका मिलेगा, जो छोटी फिल्म भी बनाना चाहते हैं, जो मध्यम कद की फिल्में बनाना चाहते हैं, और जो बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं। हर प्रकार के विचार के लिए अब आपके पास जगह है। सारे सवालों के लिए धन्यवाद। और अब मैं अपने मित्र और अध्यक्ष
आज के सत्र के शिवकांत शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने बहुत ही मनन से और बहुत ही कंसंट्रेशन से आज की बातचीत सुनी है और उन्होंने प्रारंभ भी किया, तो वो इसका समापन करें अपने विचारों से। शिवकांत जी। ललित भाई, मैं बहुत घबरा रहा हूं। आपने आज अपात्र के ऊपर पात्रता लाद दी है। अब एक तो जो है वो मैंने फिल्म देखी नहीं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी पंडित हैं, ऊपर से फिल्मकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं। आप खुद जो है सिने इतिहासकार हैं, फिल्मकार हैं, तो मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। बिना देखे मैं केवल ये है जो जिस वाक्य से डॉक्टर साहब ने अंत किया था, कालो ययम निरवधिर विपुला च पृथ्वी, भवभूति का वाक्य है। भवभूति का वाक्य जो है, ये पृथ्वी विपुल है और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि फिल्म जैसे शोले ने बाद में रंग दिखाया, या बाकी बहुत सी ऐसी फिल्में, तीसरी कसम, तो बहुत सी ऐसी फिल्में आप देख सकते हैं, उनको मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी फिल्में होंगी जो इतिहास में बाद में मानदंड मील का पत्थर साबित हुई। वैसे ये भी मील का पत्थर साबित होगी। अब इतिहासकार तो आप कहते हैं अपने आप को नहीं मानते, लेकिन आप इतिहास को पुनर्जीवित करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे इतिहास की बात न करूं। तो निखिल कौशिक की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। भारत के इतिहास के पाठ्यक्रमों को हम देखते हैं तो विडंबना की बात है कि 2/3 इतिहास 5 साम्राज्यों को समर्पित रहता है: मौर्य, गुप्त, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत और अंग्रेजी राज। अब इनमें से मौर्य और गुप्त 2 साम्राज्यों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब बाहर से आए हैं। दिल्ली सल्तनत वाले तुर्क थे, मुगल उज़्बक थे और अंग्रेजी राज तो अंग्रेजों का था ही। भारत के जो आदिवासी थे वो माना जाता है सिंधु घाटी वाले थे, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि वो पश्चिमोत्तर एशिया से आए थे, आर्य थे, और उन्होंने वैदिक सभ्यता बनाई, यानी कि साथ वो भी बाहरी हो गए। आर्य, तुर्क, उज़्बक और अंग्रेज सब बाहरी। दुनिया में मैं जो है पिछले कुछ दिनों से इस बारे में सोच रहा हूं। मैंने उज़्बेकिस्तान का पाठ्यक्रम देखने की कोशिश की, तुर्की का पाठ्यक्रम देखने की कोशिश की, यहाँ यूरोप के पाठ्यक्रम देखे। ऐसा मुझे अभी तक कोई देश नहीं मिला जिसमें बच्चों को इतिहास के नाम पे खाली ये पढ़ाया जाता हो कि आपका जो कुछ है सब बाहर से आया, यानी आपका जो अपना था सिंधु सभ्यता के साथ वो खत्म हो गया बस। अब कार्बन डेटिंग और जीन पुरातत्व के आज के युग में बरसों के अनुसंधान के बाद हम सब जानते हैं सरस्वती वृषभवती दोआब में पीलीबंगा और राखीगढ़ी 2 शहर हैं, इनसे जीन पूल के प्रमाण मिले हैं, इनसे जीवन पद्धति के प्रमाण मिले हैं, और दोनों जनजीवन की निरंतरता और सभ्यता की निरंतरता के अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमारा इतिहास वही है, यानी हम सब बाहरी हैं। तो इतिहास के पाठ्यक्रमों में मौर्य, गुप्त, मुगल, अंग्रेजी साम्राज्यों के अलावा कुषाण भी थे, चोल भी थे। चोल इतना बड़ा साम्राज्य था जो पूरे जो है एशिया प्रशांत में फैला था, कोई जिक्र नहीं करेगा उसका। इतिहास के आप उत्तर के विद्यार्थी से पूछ लें कितने भारतीयों को दक्षिण भारत को छोड़ दें चोल साम्राज्य का ज्ञान है। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, प्रतिहार गुर्जरों के बारे में कितने लोग जानते हैं, राष्ट्रकूटों के बारे में कितने लोग जानते हैं, विजयनगर एम्पायर के बारे में कितने लोग पढ़ते हैं, पाल, चंदेल, मराठा और सिख। तो कुल मिलाकर के कुछ पंक्तियों में आप इस सारे इतिहास को बच्चों के लिए समेट देते हैं, और फिर आप कल्पना करते हैं कि साहब भारत जो है उसमें एकात्मता नहीं है, लोगों में भारतीयता की भावना नहीं है। आप चोलों को तो अपने बराबर मानते नहीं हैं, आप उनका इतिहास नहीं पढ़ना चाहते। अब तुर्की में आप जाएं तो तुर्की वाले कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते ही नहीं। मेरे बहुत से कोलीग थे तुर्की के, मैंने बार बार उनसे तमाम जो खिलजियों के बारे में पूछा, लोधियों के बारे में पूछा, कोई ज्ञान नहीं। उज़्बेकिस्तान वाले बाबर, अकबर, औरंगजेब के बारे में बहुत मामूली जानते, कुछ नहीं जानते।
लेकिन भारत के लोग इनके अलावा और किसी को नहीं जानते। ये विडंबना नहीं है क्या? मजेदार बात, राजनीति के अलावा किसी और क्षेत्र की हमारे यहाँ बात नहीं होती इतिहास के नाम। पाणिनि की बात नहीं होती, चाणक्य की बात आपने की, चाणक्य की बात भी नहीं होती थी, चरक सुश्रुत की बात नहीं होती, आर्यभट्ट की बात नहीं होती, वराहमिहिर, कालिदास, शंकर, नागार्जुन, ये सब जैसे हुए ही नहीं थे। तो क्या इतिहास केवल राजनीति साम्राज्यों के उत्थान पतन का ही इतिहास होता है क्या? शिव, एक बार मैं बीच में टोके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ। अमर्त्य सेन ने तो लिखा पाणिनि अफगानिस्तानी था। ठीक है, अफगान स्कॉलर पाणिनि लिखते हैं आर्गुमेंटेटिव इंडियन। अब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और इसी में जोड़ता हूं। अगर ह्युआन सांग की यात्रा वृत्तांत प्रिंसेप ने और कनिंघम ने पढ़ के खुदाई न की होती तो बुद्ध आज पौराणिक पुरुष होके रह जाते। बिल्कुल सही बात। बुद्ध को जो है वो इतिहास में स्थापित केवल वो पढ़ के उनकी खुदाई के बाद किया गया। तो चुनिंदा राजवंशों का इतिहास होने के साथ साथ दूसरी समस्या जो हमारे इतिहास के साथ है वो विजेताओं का इतिहास है। पहली बात तो लिखने वाले विजेता, बादशाहों के दरबारी जो है वो विजेताओं के ही थे, उनके प्रश्रय में काम करने वालों ने इतिहास लिखा। और जो दूसरे शिलालेख, दस्तावेज, सिक्के वगैरह हमें मिले हैं वो भी विजेताओं के थे। जो हार जाते थे उनको तोड़ दिया गया होगा, वो मिलते नहीं है। तो जो साक्ष्य मिलते हैं वो भी विजेताओं के, इतिहासकार विजेताओं के, लिखने वाले विजेता। तो ये बताइए जो 1000 साल भारत पराधीन रहा, ज्यादातर 1-2 लाख लोग बाहर से आए होंगे। भाई ऊंट और घोड़े पे कितने लोग बाहर से आ सकते हैं? इस देश की आबादी तो उस जमाने में भी 10 करोड़ के आसपास थी। तो वो जो बाकी लोग हैं उनका इतिहास कहाँ गया? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं में काव्य के रूप में लिखी इक्की दुक्की रचनाओं के अलावा सारे वृत्तांत जो हैं इतिहास के वो फारसी में लिखे पाए गए। क्या भारतीय भाषाओं में लिखने वाला 1000 वर्षों में एक भी नहीं था इतिहासकार? विद्वान पैदा ही नहीं हुआ, या फिर उसे लिखने नहीं दिया गया, या लिखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, या लिखा लेकिन सुरक्षित नहीं रह पाया? ये भी अपने आप में एक सवाल है। ये सब ऐसे सवाल हैं जो सम्राट पृथ्वीराज को लेकर बहस चली है उसके कारण मन में उठते हैं और उठने स्वाभाविक है। पारंपरिक और वामपंथी इतिहासकार ये दलील देंगे कि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं है। तो फिर महाभारत क्या है? उस दौर में लिखा चीन का इतिहास देखें, सिमा चियान ने 200 एडी में इतिहास लिखा है, और इसी तरह से हेरोडोटस ने 400 बीसी में इतिहास लिखा है। क्या वो दोनों महाभारत से अलग है? वही तो शैली है, वो तो इतिहास है और महाभारत काल्पनिक है। दिलचस्प बात यह है कि महाभारत दुनिया में शायद अकेला ऐसा इतिहास है, प्राचीन इतिहास की बात करें, जो विजेता के नजरिए से लिखा ही नहीं। वो पराजित के नजरिए से लिखा गया, वो तटस्थ के नजरिए से लिखा गया। वेद व्यास ने मुख्य कहानी कहने के लिए किसे चुना? पांडवों के दरबारी को नहीं चुना, उसने धृतराष्ट्र के दरबारी संजय को चुना, जो असल में एक दूत था और एक युद्ध संवाददाता था। तो उसको आप इतिहास नहीं मानेंगे? हमारे यहाँ देखिए ये चलन है, आपने कई किताबें पढ़ी होगी, महाभारत को द्रौपदी के नजरिए से देखा जाए, बड़ी अच्छी बात है। कर्ण के नजरिए से देखा जाए, बड़ी अच्छी बात है। रामायण को शंबुक के नजरिए से देखा जाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ताज अल मसिर, तबकत नसीरी, बाबरनामे, आईने अकबरी, फतावा आलमगीरी, इनको भी तो शासित के नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। ये जो लिख के गए हैं ये पत्थर की लकीर है क्या? क्या इन्होंने सब सच लिखा है? क्या इन पे आधारित सारा इतिहास सच्चा है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके साथ शायद आप जैसे लोग, आप जैसे संस्कृति कर्मी न्याय कर सकते हैं। इस आशा करता हूं कि आप जितने भी आप पे प्रहार होते रहें, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। और वो जो आपने जो वाक्य बोला काल हेयम निरवधि, उससे पहले एक वाक्य और है कि आप जैसे सम्मति रखने वाले और लोग भी समान धर्म पैदा होंगे। तो मैं ये आशा करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे समान धर्म हजारों की तादाद में पैदा हों, जिससे हमें इतिहास की असली तस्वीर देखने को मिले। इसी के साथ आप सबका और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और आमतौर पर अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद और कोई बात नहीं होती, लेकिन शिव जी ने इतना बढ़िया ढंग से सारी बात विवाद कहते हुए आपको डिफेंड किया और बहुत सही डिफेंड किया। तो मैं अंतिम शब्द डॉक्टर साहब आपको देना चाहता हूँ। आप अगर कुछ और कहना चाहते हैं संक्षेप में तो जरूर कहें, आप हमारे मेहमान हैं। नहीं, मुझे बहुत आनंद आया। मैं शिव जी की ये बात आप मुझे जरूर भेजें, मैं श्री अक्षय कुमार को भेजना चाहूंगा, इसलिए कि उन्होंने सवाल ही यही खड़ा किया था कि भाई हमारा इतिहास कहाँ चला गया। जाहिर सी बात है, वो बहुत, चूंकि वो स्वयं कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे मन में विचार उठता है, हो सकता है मैं उसे अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अचानक लोगों ने उसको पूरा एक ऐसा युद्ध बना दिया कि वो मुगल कालीन इतिहास के विरुद्ध है, वो किसी इतिहास के विरुद्ध नहीं। वो जानना चाहते हैं क्योंकि उनके बेटे को पृथ्वीराज कौन है ये पता नहीं था। तो भारत की कहानियां या भारत का इतिहास सिर्फ योद्धाओं का नहीं है। भारत का इतिहास सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला बहुत ही विस्तृत है। हम कुछ उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे लिए सिर्फ आप प्रार्थना करें कि मुझे बल मिलता रहे। कई लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आर्थिक, मैंने कहा नहीं, हिंदी फिल्मों के लिए बहुत लोग हैं जो निवेश कर सकते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। हम लोगों को सिर्फ बल चाहिए। ये आत्मबल जो है वो मुझे लगता है भारत की मिट्टी से और जहां जहां कहीं भारत बसा हुआ है वहां से मिलता है।